नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा। आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। जेईई नीट परीक्षा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे गैर बीजेपी शासित राज्य। सोनिया गांधी के साथ बैठक में बोली ममता बनर्जी। उद्धव ठाकरे ने भी परीक्षा नहीं कराने की मांग की। सोनिया गांधी ने यूपीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक। जीएसटी के मुद्दे पर हुई चर्चा। कहा, राज्यों के साथ छल कर रही है केंद्र सरकार। वहीं अर्थव्यवस्था को लेकर आरबीआई की रिपोर्ट पर राहुल गांधी ने केंद्र को घेरा। कहा, उद्योगपतियों पर मेहरबानी की जगह गरीबों को दे पैसा। मोरेटोरियम के दौरान ब्याज माफी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 1 सितंबर तक मांगा जवाब। सुनवाई के दौरान की सख्त टिप्पणी। कहा, लॉकडाउन की वजह से खड़ी हुई समस्या, लोगों की दुर्दशा पर करना होगा विचार। और सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई ईडी के बाद अब एनसीबी की एंट्री। नारकोटिक्स विभाग ने दर्ज किया केस। मामले में ड्रग्स का एंगल भी खंगाला जाएगा। तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ डिजिटल बैठक में 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कोरोना महामारी की स्थिति को देखते हुए जेईई और नीट प्रवेश परीक्षाएं स्थगित करने की मांग की। बैठक में पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि इन परीक्षाओं को रोकने के लिए राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए। हालांकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोर्ट जाने से पहले मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर परीक्षाओं को टालने की मांग करनी चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि सितंबर में कोरोना के मामले और बढ़ सकते हैं और ऐसी स्थिति में ये परीक्षाएं कैसे कराई जा सकती हैं। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सवाल किया कि आज कोरोना फैल रहा है और संकट बढ़ गया है तो परीक्षाएं कैसे ले सकते हैं। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायण सामी ने भी इन परीक्षाओं को स्थगित करने की पैरवी की। आपको बता दें कि नीट की परीक्षा 13 सितंबर को प्रस्तावित है, जबकि जेईई की परीक्षा 1 से 6 सितंबर को होने वाली है। There are other announcements like the national education policy that should really worry us because it is a setback. It is actually a setback for progressive, secular and scientific values. And it actually reveals the insensitivity of what the states have been saying. There are other problems of students and examinations. These are also being dealt with uncaringly. Now there are many more issues, and I'm sure you are much more aware of them than I am. I request the Prime Minister that if the government can government can request the Supreme Court when students' community are in a serious situation. Even some people are facing the depression also. It is a mental agony. Then Government of India can appeal Supreme Court, Honorable Court to review the appeal so that students community they feel they are not being harassed or they are not being deprived or they are not going for the mental torture or depression what is going on right now, whatever we are getting the information from the grassroots. We have written to the Prime Minister 3 times on this issue of University Grants Commission being told to hold the other college exams, to delay them or to let the students be passed. We are told no. Now, I think if, as Mamata ji has suggested, all of us states take this up combined with the Supreme Court and fight it out there, and let's try and see that the Supreme Court, which has so far given a negative opinion, may on a review petition, may listen to us, because we are all concerned. We are not, we would like to have the exams. We would like the children to pass. But how can I bring the children to school when I'm one side running a crisis in the state because of this COVID?
और वहीं जेईई नीट परीक्षा को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि नीट जेईई की परीक्षा देने वाले छात्र अपने स्वास्थ्य और भविष्य के बारे में चिंतित हैं। उनकी चिंताएं वाजिब हैं। कोविड-19 संक्रमण का डर, महामारी के दौरान परिवहन और आवास, वहीं असम और बिहार में बाढ़ और तबाही। भारत सरकार को सभी हितधारकों की बात सुननी चाहिए और एक स्वीकार्य समाधान खोजना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि जेईई नीट प्रवेश परीक्षा के लिए एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने भी आंदोलन किया और यूथ कांग्रेस के जहां लोग सड़कों पर भी उतरे, वहीं दिल्ली में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल में परीक्षाएं आयोजित करने को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। एनएसयूआई ने भूख हड़ताल सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एमएचआरडी मुख्यालय के सामने शुरू की है। एनएसयूआई ने केंद्र सरकार के सामने अपनी मांगे रखते हुए कहा कि वर्तमान समय किसी भी परीक्षा के आयोजन के लिए उचित नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में एनएसयूआई की केंद्र सरकार से मांग है कि वर्तमान समय में नीट और जेईई की परीक्षाएं तुरंत स्थगित की जाए। एक ही मांग कर रहे हैं कि जो ये परीक्षाएं चल रही है उनको आगे किया जाना चाहिए, चाहे जी की परीक्षा है या नीट की परीक्षा है, उनको आगे चला जाना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही पूर्ण रवैया और वो चाह रही है कि लगातार लाखों छात्र कोरोना से संक्रमित हो। जहां देश का गृह मंत्री कोरोना से संक्रमित है, अनेक मुख्यमंत्री कोरोना से संक्रमित है, तो क्यों वो परीक्षा करवाना चाहते हैं? क्या देश के भविष्य को अंधकार में डालना चाहते हैं? क्या देशों के छात्रों का भविष्य अपराध के कारण करना चाहते हैं? उनका भविष्य अंधकार में डालना चाहते हैं। तानाशाही पूर्ण रवैया है। और वहीं हरियाणा में भी एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। एनएसयूआई कार्यकर्ता विधानसभा के पास जुटे और सरकार से परीक्षाएं टालने की मांग की। छात्रों का कहना है कि जब कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में परीक्षा कराना ठीक नहीं है। हरियाणा सरकार 23 जून को बकायदा लिखित तौर पर हाईकोर्ट में ये एफिडेविट दे चुकी है कि हरियाणा के अंदर किसी भी सत्र की कोई भी परीक्षाएं नहीं होंगी। पर आज हरियाणा सरकार अपने फैसले से यू टर्न ले रही है। आज 90 एमएलएज का तो कोरोना टेस्ट होकर विधानसभा में उनको भेजा जा रहा है, और इतने लाख विद्यार्थी जो अपने घरों से निकलकर आएंगे, क्या उनका भी कोरोना टेस्ट हरियाणा सरकार जिम्मेवारी लेती है कि सरकारी खर्च पे कराया जाएगा? और वहीं आपको बता दें कि नीट प्रवेश परीक्षा का विपक्ष भले ही विरोध कर रहा है, लेकिन सरकार परीक्षा कराने पर अड़ी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आधिकारिक वेबसाइट ntaneet.nic.in पर एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए हैं, जिसे छात्रों को डाउनलोड करके प्रिंट निकालना होगा। आपको बता दें कि एनटीए ने पहले ही छात्रों के लिए एग्जाम सिटी की जानकारी जारी कर दी थी, जिसमें बताया गया था कि कौन सी परीक्षा किस सेंटर पर होगी। जो छात्र अभी तक ये जानकारी नहीं देख पाए हैं, वो आधिकारिक वेबसाइट nta.ac.in पर जा सकते हैं। इस साल परीक्षा में शामिल होने के लिए कुल 15,97,433 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। परीक्षा का आयोजन कोरोना संकट में किया जा रहा है और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा जाएगा, और ऐसे में परीक्षा केंद्र की संख्या बढ़ा दी गई है। जेईई के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या 570 से 660 और वहीं नीट के लिए 2,564 से 3,843 कर दी गई है। और इसके अलावा आपको बता दें कि जेईई के लिए शिफ्ट की संख्या पहले 8 से बढ़ाकर 12 कर दी गई है और प्रति शिफ्ट के उम्मीदवारों की संख्या पहले के मुकाबले 1.32 लाख से घटाकर 85,000 कर दी गई है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने यूपीए राज्यों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान सोनिया ने केंद्र सरकार पर जीएसटी के मुद्दे पर जमकर हमला बोला। सोनिया ने कहा कि सरकार को राज्यों को उनके जीएसटी का हिस्सा जल्द से जल्द देना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों के साथ छल कर रही है और सारे सरकारी उद्यम बेचे जा रहे हैं। वहीं सोनिया ने कहा कि जीएसटी का भुगतान न होने से राज्य सरकारों की आर्थिक स्थिति काफी प्रभावित हो रही है। बैठक में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, वहीं पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और पुडुचेरी के सीएम नारायणसामी, वहीं महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल हुई। Public sector assets created over decades are being sold off. Here too, you all know that some state governments have expressed their opposition. 6 airports have been given into private hands.
and the railways, that is the lifeline of the country, they are also being privatized. The Finance Secretary, Government of India, clearly stated that the central government is not in a position to pay the mandatory GST compensation of 14% for the current year. So this refusal to compensate the state is nothing short of betrayal on the part of the Modi government. पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि अगर हमें जीएसटी का केंद्र से पैसा नहीं मिला तो हमारा वित्त घट जाएगा और ऐसे में सबको मिलकर प्रधानमंत्री के पास जाना होगा और जीएसटी का पैसा मांगना होगा। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता है। लॉकडाउन लंबे समय तक चला, उसके कारण भी स्थिति बिगड़ गई। सब जगह दुकान हो, व्यापार हो, इंडस्ट्री सब बंद हो गए। वक्त लगेगा कि सभी को भी अलग प्रॉब्लम्स हैं, रेवेन्यू रिकवर होने में वक्त लगेगा। तो तमाम मेरे पूर्व साथियों ने जो बातें बनाई है वो हकीकत में है कि आज जीएसटी जो वादा किया हुआ केंद्र सरकार का, आज हमारे स्टेट में करीब 6,990 करोड़ रुपए बकाया हो गए हैं और उसका कोई जवाब नहीं है। वो हमने 25-30 लेटर लिखे होंगे प्रधानमंत्री जी को, जवाब आते नहीं वहां से। It is my request to you that I think we should collectively meet and go and see the Prime Minister and request our colleagues from other states, not from our party, like Thackeray ji and Hemant ji and also Mamata ji, to come along with us and let us force this issue and inform him that we are not asking for anything out of the moon or out of the blue. We are asking for something which we think every state must get, their states too and our states too, and so that we can at least move forward and try and get over this crisis which is has engulfed us all. पिछले 4 महीने से किसी भी राज्य को कंपनसेशन की कोई एक पैसा भी केंद्र सरकार ने नहीं दिया है, जबकि आवश्यकता अभी जो स्थिति है 2022 से बढ़ा के बल्कि 2027 तक ही किया जाना चाहिए। इस प्रकार का प्रस्ताव जो उत्पादक राज्य हैं वहां से होना चाहिए। मैं इस मत का हूं। अभी हम लोगों को जो पैसा मिलना था 2828 करोड़ वो नहीं मिला है और इसके कारण से जो स्थिति है वो भयावह होती जा रही है। और वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भी केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ सही व्यवहार नहीं कर रही है। वहीं महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने भी केंद्र सरकार को घेरा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि सब एक ही स्थिति से गुजर रहे हैं। ठाकरे ने कहा कि ये हमें तय करना है कि लड़ना है या डरना है। उन्होंने कहा कि हम केंद्र को चिट्ठी लिखते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं आता, पैसा नहीं मिलता है। स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और आज मैं शुरू से इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी के सामने फ्लैग करता रहा हूं। आज देश में अर्थव्यवस्था की जो हालत है, ये बात तो राज्य सरकार की तो बुरी हालत है ही। जब से जीएसटी इम्पोज हुआ है उस समय से समझिए कि राज्य सरकारों की रीढ़ की हड्डी निकाल ली गई है। सारे डिसीजन अब केंद्र सरकार करती है, जो उनको देना है देंगे, जो नहीं देना है नहीं देंगे। अपने स्टेटों को अपने जो उनके एसोसिएट जो स्टेट्स हैं उनको पॉजिटिव वे में देखते हैं। जो हम अपोजिशन में हैं वो कहीं ना कहीं इसमें पार्शियलिटी तो बिल्कुल क्लियर दिखता है। आज सबके जो अधिकार है एक हाथ में चले जा रहे। फिर हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो है, हमारा राज्य सरकार का मतलब क्या है? क्या कभी आगे जाकर ऐसे हो जाएगा कि राज्य सरकार की जरूरत ही नहीं रहेगी, एक ही व्यक्ति देश चलाएगा और हम खाली हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे? ये नहीं होगा। जीएसटी के बारे में भी मुझे ऐसा लगता है कि क्या उसके ऊपर भी फेर विचार होने की आवश्यकता है कि पहला जो एक स्ट्रक्चर था, हो सकती है कुछ बात हो सकती है कि अगर कुछ बदलाव लाए, अच्छा भी हो सकता है, बदलाव लाए तो गलत भी हो सकता है। अगर गलती हो सुधारी भी जानी चाहिए, सुधारने की आवश्यकता हो तो उसको स्वीकार कर आगे जाना चाहिए। तो एक बात तो मैं मानता हूं कि केंद्र से पैसा कितना आना बाकी है वो तो है, लेकिन क्या ये जो स्ट्रक्चर पहले था वो और आज का जो है इसके बीच में कुछ रास्ता निकलना चाहिए कि पहले था वो सही था। इसके ऊपर भी हमें
सोचने की आवश्यकता है। अर्थव्यवस्था को लेकर आरबीआई की चेतावनी पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चेतावनी दी है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि आरबीआई ने अब पुष्टि की है कि मैंने महीने से क्या चेतावनी दे रहा हूं। सरकार की जरूरत है, अधिक खर्च करें, अधिक उधार न दें, गरीबों को पैसा दो, उद्योगपतियों को टैक्स में कटौती नहीं, खपत द्वारा अर्थव्यवस्था को दोबारा शुरू करें। कांग्रेस नेता ने कहा कि मीडिया के जरिए भटकाने से गरीबों की मदद नहीं होगी और न ही आर्थिक त्रासदी गायब होगी। वहीं आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ी बात कही है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि गरीब और गरीब हो सकते हैं। साथ ही कहा कि अर्थव्यवस्था में मांग को पटरी पर आने में लंबा समय लगेगा। आरबीआई ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा कि भारत को सतत वृद्धि की राह पर लौटने के लिए तेजी से और व्यापक सुधारों की जरूरत है। साथ ही रिजर्व बैंक का कहना है कि गरीबों पर सबसे मुश्किल मार पड़ी है। गरीब तबका और गरीब हो सकता है। सोच समझकर की जाने वाली यानी मनमर्जी वाली व्यक्तिगत खपत नदारत है। त्योहारी सीजन में भी उपभोक्ता मांग बढ़ने का अनुमान नहीं है। वहीं अर्थव्यवस्था में परिवहन, सेवा, होटल, मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियां विशेष रूप से प्रभावित हैं और इन क्षेत्रों में खपत की हिस्सेदारी जीडीपी का करीब 60% है। रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के पास वैश्विक वित्तीय संकट में उपलब्ध संसाधनों के मुकाबले कोविड-19 से निपटने को लेकर काफी कम गुंजाइश है। वहीं केंद्रीय बैंक ने कहा कि महामारी के दौरान कर्ज और आकस्मिक देनदारियों के कारण राजकोषीय नीति का रास्ता कठिन होगा। बढ़ते आगे, सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोरेटोरियम के दौरान ब्याज पर छूट के मामले में केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि केंद्र सरकार इस मामले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पीछे नहीं छुप सकती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार के सख्त लॉकडाउन के कारण हालात खराब हुए। वहीं कोर्ट ने कहा कि ये समय व्यापार करने का नहीं, केंद्र सरकार को लोगों की परेशानी पर ध्यान देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो 1 सितंबर तक याचिका पर अपना रुख साफ करे, ऐसा उन्होंने सरकार से कहा। वहीं याचिका में लॉकडाउन के दौरान लोन पर ब्याज नहीं लेने की भी मांग की गई है। वहीं कोर्ट ने कहा कि केंद्र ने छूट देने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत पर्याप्त अधिकार होने के बावजूद अपना रुख साफ नहीं किया है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एक ही समाधान सभी के लिए नहीं हो सकता है और इस पर कोर्ट ने कहा कि आप सिर्फ व्यवसाय में रुचि नहीं ले सकते हैं, लोगों की पीड़ाओं के बारे में भी जानना होगा। इस मामले में आपको बता दें, अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी। अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां एक बार फिर कंप्लीट लॉकडाउन लागू हो सकता है। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को कंप्लीट लॉकडाउन का सुझाव दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि कंप्लीट लॉकडाउन के बिना कोरोना का संक्रमण नहीं रोका जा सकता है। अदालत ने कहा कि ना तो सरकारी अमला सख्ती दिखाकर बेवजह लोगों को बाहर निकलने से रोक पा रहा है और ना ही लोग मान रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि कंप्लीट लॉकडाउन कर लोगों को घरों में रहने को मजबूर किया जाना ही बेहतर होगा। अगर सरकार फैसला नहीं लेती तो कोर्ट खुद भी कोई आदेश जारी कर सकती है। वहीं तल्ख टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि ब्रेड बटर खाने से ज्यादा जरूरी है जीवन को बचाना। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने यूपी के चीफ सेक्रेटरी से 3 दिनों में हलफनामा देने को कहा है और साथ ही यूपी सरकार से कोरोना की रोकथाम का रोड मैप और एक्शन प्लान पेश करने को कहा है। अदालत ने यूपी के 7 बड़े शहरों यानी कि लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, बरेली, गोरखपुर और झांसी में कोरोना के बढ़ते मामलों पर सख्त नाराजगी जताई है। वहीं आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार ने 7, 11 और 12 सितंबर को संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। राज्य कैबिनेट की बैठक में सीएम ने ये ऐलान किया और इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में शैक्षणिक संस्थानों को 20 सितंबर तक बंद रखने का ऐलान भी किया गया है। कैबिनेट की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग के मापदंडों को बनाए रखते हुए मेट्रो रेल सेवाओं को फिर से शुरू किया जाना चाहिए। सीएम ने कहा कि 6 हॉटस्पॉट राज्यों से एयर सर्विसेज पर लगा बैन भी हटाया जा सकता है। वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र को पीएम केयर्स फंड से राज्यों को पैसा देना चाहिए ताकि राज्य कोविड-19 के हालात से निपट सके। बढ़ते आगे, लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व सांसद रामा सिंह जल्द राष्ट्रीय जनता दल
में शामिल होंगे। और वहीं रामा सिंह लालू प्रसाद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से लगातार संपर्क में हैं। उन्होंने बताया कि 29 जुलाई को ही शामिल होना था, लेकिन कोरोना के चलते ये तारीख बढ़ गई है। वहीं रामा सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह के धुर विरोधी माने जाते हैं। उन्होंने रघुवंश प्रसाद को निशाने पर लेते हुए कहा कि पार्टी किसी एक व्यक्ति के दम पर नहीं चलती है। तो नहीं है कि, लेकिन ज्वाइनिंग की चर्चा तो पहले भी हुई है और हमने वहां अपनी सहमति व्यक्त करते हुए हमने राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होने का हमने पहले भी वहां से पार्टी की शीर्ष नेतृत्व से हमने कहा था और उसी के आधार पर शीर्ष नेतृत्व ने पीछे 29 जुलाई को डेट उसका निर्धारित था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से हमें सूचना मिली कि अभी ज्वाइनिंग और कोरोना का भी समय है, तो इन सब कारणों से ज्वाइनिंग नहीं हुआ और हम हैं लगातार संपर्क में। राष्ट्रीय जनता दल के जो शीर्ष नेतृत्व से लेकर के सभी लोग जो है उनके संपर्क में हम हैं और हम समझते हैं कि जैसा निर्देश मिलेगा उस हिसाब से लालू जी से बात। और वहीं रामा सिंह के आरजेडी में शामिल होने के ऐलान के बीच आरजेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह को लेकर अटकलों का दौर जारी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि रामा सिंह के आरजेडी में शामिल होने से नाराज रघुवंश प्रसाद सिंह आरजेडी छोड़ सकते हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह ने जून में पार्टी के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और आरजेडी की तरफ से रघुवंश प्रसाद सिंह को मनाने की कोशिश हुई, लेकिन अब तक ये कोशिश कामयाब नहीं हुई है। वहीं आपको बता दें कि रघुवंश प्रसाद सिंह को मनाने के लिए रविवार को दिल्ली में तेजस्वी यादव ने भी उनसे मुलाकात की थी, लेकिन तेजस्वी ने रघुवंश प्रसाद सिंह से इस्तीफा वापस लेने का अनुरोध किया था और इसके बावजूद भी रघुवंश प्रसाद सिंह नहीं माने। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें तेज प्रताप यादव ने कहा कि पार्टी में सब ठीक है और एकजुट हैं सब। वहीं तेज प्रताप ने कहा कि रघुवंश प्रसाद सिंह बीमार हैं, इसीलिए सामने नहीं आ रहे हैं। जो कोई रूठे हुए लोग हैं, जैसे रामा सिंह जैसी ताकत जुड़ रही है, तो कुछ रूठे हुए लोग हैं तो उन्हें मनाएंगे। सब माने हुए लोग हैं, सबसे मेरी बात हो चुकी है। सर रामा सिंह ने कहा है कि अगर पार्टी अध्यक्ष चाहे चाचा जी बीमार हैं, चाचा जी बीमार हैं, चाचा जी रघुवंश चाचा जी बीमार हैं जी। हाँ, तो मतलब दोनों को एक साथ आ जाएंगे एक साथ? सब लोग साथ में हैं, अलग कहाँ है कोई। सर जीतन राम मांझी ने। और वहीं राजस्थान में कांग्रेस प्रभारी के पद से हटाए गए अविनाश पांडे को अब पार्टी संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अविनाश पांडे को कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया है। बिहार में चंद महीने बाद विधानसभा चुनाव होना है। बिहार में कांग्रेस विपक्षी गठबंधन का हिस्सा है और वहीं बिहार कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी में अविनाश पांडे को चेयरमैन और काजी निजामुद्दीन और देवेंद्र यादव को सदस्य बनाया गया है। वहीं कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद का पार्टी से निलंबन रद्द कर दिया है। शकील अहमद को 2019 लोकसभा चुनाव में यूपीए उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ने के बाद कांग्रेस से निलंबित कर दिया गया था। आपको बता दें शकील अहमद ने 2019 लोकसभा चुनाव में बिहार की मधुबनी लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। मधुबनी सीट यूपीएम में शामिल विकासशील इंसान पार्टी को दी गई थी और वहीं कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर शकील अहमद से पार्टी प्रवक्ता पद से इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़ा था। शकील अहमद 1998 और 2004 में मधुबनी सीट से लोकसभा सदस्य रहे थे। वे 1985, 1990 और 2000 में विधायक चुने गए थे। शकील बिहार में राबड़ी देवी के नेतृत्व वाली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे थे और 2004 में केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार में शकील अहमद संचार, आईटी और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री रहे थे। वहीं एक्ट्रेस स्वरा भास्कर अवमानना केस में सॉलिसिटर जनरल ने भी अर्जी को खारिज कर दिया है। सॉलिसिटर जनरल ने अनुज सक्सेना की अर्जी को खारिज कर दिया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना है कि एजी ने पहले ही वर्तमान मामले में अपनी सहमति देने से इनकार कर दिया है और ऐसे में मुझसे किया गया अनुरोध गलत है। दरअसल आपको बता दें कि अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने अदालत की आपराधिक अवमानना का मामला चलाने की सहमति देने से इनकार कर दिया था। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अभिनेत्री ने कथित तौर पर अपमानजनक और निंदनीय बयान दिए थे। आपको बता दें कि किसी व्यक्ति के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए अदालत की अवमानना कानून 1971 की धारा 15 के तहत अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल की सहमति की जरूरत होती है।
बढ़ते आगे, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अब सीबीआई, ईडी के साथ साथ नारकोटिक्स कंट्रोल विभाग की एंट्री भी हो गई है। रिया चक्रवर्ती के कुछ पुराने व्हाट्सएप चैट सामने आने के बाद अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वहीं सीबीआई की टीम लगातार इस मामले में पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने सुशांत के कुक रहे नीरज से 6ठी बार पूछताछ की। नीरज के साथ साथ ही सुशांत की बिल्डिंग माउंट ब्लैंक के वॉचमैन को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। वॉचमैन को पहली बार सीबीआई ने तलब किया और सीबीआई की टीम ने सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से फिर पूछताछ की है। सीबीआई की एक टीम पूछताछ के लिए कूपर अस्पताल भी पहुंची। कूपर अस्पताल में सुशांत की ऑटोप्सी करने वाले डॉक्टरों से पूछताछ की गई। वहीं इसी बीच आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती और उनकी टैलेंट मैनेजर जया साहा की चैट सामने आने के बाद जया को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। और इसी बीच सीबीआई खुद को सुशांत का दोस्त कहने वाले संदीप सिंह से भी पूछताछ कर सकती है। वहीं आपको बता दें कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में अब महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोग भी सक्रिय हो गया है। महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने कूपर अस्पताल और मुंबई पुलिस को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। आयोग ने पूछा है कि एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को मॉर्चरी में जाने की इजाजत किसने दी। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के शव का पोस्टमार्टम इसी अस्पताल में किया गया था और दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह ने सवाल उठाया था कि रिया का मॉर्चरी में जाना संदेह के घेरे में आता है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि किस हैसियत से रिया को सुशांत का शव देखने की इजाजत दी गई। और वहीं सुशांत केस को लेकर बीजेपी लगातार महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साध रही है और इसी मामले में ड्रग्स का एंगल सामने आने के बाद बीजेपी और हमलावर हो गई है। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या महाराष्ट्र सरकार ड्रग माफिया को बचाने में जुटी है? फिल्म जगत के किन बड़े लोगों को बचाना चाह रही है महाराष्ट्र सरकार? जिस प्रकार की बातें सीबीआई के द्वारा अब सामने आ रही है तो कहीं न कहीं बहुत बड़ा ड्रग्स का माफिया भी इसमें अंतर्भूत है। इस प्रकार की बातें सामने आ रही हैं। सवाल महाराष्ट्र सरकार की मंशा पे उठता है कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र की सरकार इस मामले को दबाने का प्रयास कर रही थी, तो क्या ये ड्रग माफिया को बचाने की कोशिश थी महाराष्ट्र सरकार की? क्या फिल्म जगत के कुछ बड़े लोगों को बचाने का प्रयास था? क्या कोई राजनेता इसमें फंसा हुआ है, उसे बचाने का प्रयास था? कौन से ऐसे फिल्म जगत के बड़े लोग हैं जो आज भी ड्रग ले रहे हैं? बढ़ते आगे, बिहार के अररिया जिले में बकरा नदी पर बने पुल का एक हिस्सा धंस गया। करीब 200 फुट लंबा ये पुल लगभग 20 साल पुराना है। पुल धंसने के बाद कुछ लोगों को सवार कर ले जा रही एक ट्रक, एक मोटरसाइकिल और कुछ पैदल यात्री इसमें समा गए। डूबे लोगों की तलाश स्थानीय गोताखोरों द्वारा की जा रही है। वहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी पहुंच गई हैं। वहीं जम्मू में हो रही तेज बारिश आफत बनकर बरसी, जिससे शहर में करोड़ों का नुकसान हो गया है। तेज बारिश के चलते जम्मू संभाग के सभी नदी नाले उफान पर हैं। यहां जम्मू शहर को कई अन्य इलाकों से जोड़ने वाला एक अहम पुल पानी के तेज बहाव में ढह गया, जिसके कारण इन इलाकों में पहुंचने में अब दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जम्मू के सतवारी इलाके में शहर को बॉर्डर के कई इलाकों में जोड़ने वाला ये पुल ताश के पत्तों की तरह ढह गया। स्थानीय लोगों को कहना है कि इस पुल के बह जाने से उन्हें अब लंबा सफर तय करना पड़ेगा। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।